नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कौशल पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जो मानवीय रिश्तों और मनोविज्ञान की कई परतें खोलती है। हमारे पास कहानी के कुछ मुख्य अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के जरिए कहानी के मर्म तक पहुंचें, समझें कि किरदार क्या सोचते हैं, क्यों वैसा करते हैं। और ये भी देखें कि ये कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों लगती है। कहानी के दिल में है पंडित बालकराम शास्त्री और उनकी पत्नी माया। अब माया की एक कह सकते हैं बहुत पुरानी इच्छा है। एक सोने का हार। हाँ, एक सोने का हार। लेकिन पंडित जी जो थोड़े आराम पसंद हैं, हमेशा इस बात को टाल देते हैं। टाल देते हैं या कहें कि बहाने बनाते हैं। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का ताना बाना बुना जाता है। एक तरफ है माया की वो तीव्र इच्छा और दूसरी तरफ पंडित जी के तर्क और शायद उनका आलस्य भी। तो देखते हैं ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है और इसमें ये जो शीर्षक है कौशल, इसका क्या मतलब निकलता है आखिर में। तो शुरुआत होती है माया की इसी इच्छा से। बरसों से है, सोने का हार चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा नहीं, कई बार कहा होगा। हाँ, कई बार कहा, पर पंडित जी हर बार कोई ना कोई वजह बताकर बात घुमा देते हैं। और वजहें भी बड़ी दिलचस्प हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई पैसे नहीं है। नहीं, वो बात नहीं। वो तो जैसे दर्शन शास्त्र बताने लगते हैं। कहते हैं गहनों से क्या फायदा, बेकार की चीज है, आडंबर है। फिर कहते हैं आजकल सोना कौन सा असली मिलता है, सब खोट वाला। और सोनार तो जैसे लुटेरे ही हैं उनके हिसाब से। 8 आने तोले की ठड़ी तो पक्की समझो। और सबसे बड़ा तर्क, जो शायद उनके आलस्य को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है, कि घर में गहने रखो मतलब चोरों को दावत दो। बिल्कुल। और ये सब कहते हुए उनका अपना ज्यादातर वक्त कैसे बीतता है? खाने में, और फिर दोपहर में लंबी नींद लेने में। तो यहाँ पंडित जी का चरित्र एकदम साफ हो जाता है। सवाल उठता है कि ये बातें जो वो कह रहे हैं, क्या ये वाकई उनके सिद्धांत है या ये बस एक एक पर्दा है, अपनी आराम तलबी छुपाने का। हाँ, और शायद जिम्मेदारी से थोड़ा बचने का भी। उनका आलस्य केवल शरीर का नहीं, मन का भी लगता है। इच्छाओं के प्रति जैसे कोई उत्साह ही नहीं। और इसमें समाज का दबाव भी तो है। माया की इच्छा सिर्फ उसकी अपनी नहीं है। सही कहा। वो आस पड़ोस में देखती है, दूसरी औरतों को देखती है, उनके गहने, तो उसकी इच्छा और भड़कती है। ये एक तरह का सोशल प्रेशर है। हाँ, और ये प्रेशर एक दिन जैसे चरम पर पहुंच जाता है। माया क्या करती है, अपनी पड़ोसिन से एक हार मांग लाती पहनने के लिए। और वो भी कोई मामूली हार नहीं, भारी भरकम सोने का। करीब 20 तोले का। कहानी में जिक्र है उस वक्त कीमत थी 600 रुपए। बहुत बड़ी रकम थी तब। बिल्कुल। और जब वो पहनकर पंडित जी के सामने आती है, तो एक पल को तो वो भी चौंक जाते हैं, तारीफ करते हैं। हाँ, हार की चमक, उसकी सुंदरता, वो भी मानते हैं। लेकिन फौरन ख्याल आता है, अरे ये तो उधार का है। चिंता शुरू, कहीं खो ना जाए, टूट ना जाए। और फिर पंडित जी का दिमाग चलता है हिसाब किताब में। हाँ, वो गणित देखिए। 600 रुपए, 1 रुपए सैकड़ा महीने का ब्याज, यानी साल का 72 रुपए। 5 साल में तो ब्याज ही 350 हो गया, और मूलधन मिला के मतलब 1000 रुपए के करीब। 1000 रुपए। और 5 साल बाद उस हार की कीमत क्या रह जाएगी? घिसावट, मजदूरी काटकर मुश्किल से 300। तो उनके लिए सीधा सीधा घाटा है। 1000 खर्चो और चीज मिले 300 की। तो अब इसे क्या कहें, सिर्फ वित्तीय समझदारी? या फिर पत्नी की इच्छा पूरी ना करने का एक और बहाना, जिसे समझदारी का जामा पहना दिया गया है। यहाँ साफ दिखता है, एक तरफ माया की भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ पंडित जी का तर्क, जो शायद तर्क कम बहाना ज्यादा है। और ये टकराव पड़ता है, और फिर कहानी लेती है एक नाटकीय मोड़, बहुत ही नाटकीय। हाँ, वो चोरी वाली रात। एक रात अचानक माया चीखने लगती है, जोर जोर से, चोर चोर, दौड़ो, घर में चोर, हाय मेरा हार ले गए। ऐसा अभिनय करती है कि कोई भी यकीन कर ले कि सोते हुए कोई आया और गले से वही उधार का हार खींच ले गया। घर में तो जैसे तूफान आ जाता है। पंडित जी हड़बड़ा कर उठते हैं, पड़ोसी दौड़े आते हैं। लालटेन जलती है, घर का कोना कोना देखा जाता है, पर चोर का कोई निशान नहीं। कुछ नहीं मिलता। और माया का रोना धोना वो इतना असली लगता है कि। लेकिन पड़ोसियों की बातें भी सुनने लायक हैं। हाँ, वो काना फूसी, कोई कहता है ये किसी जानकार का ही काम है, अंदर का भेदिया है कोई। बिना घर के आदमी के मिले ऐसी चोरी होती ही नहीं। इसमें एक ताना भी छुपा है पंडित जी के लिए। बिल्कुल। और पंडित जी क्या करते हैं, वो उल्टे माया को ही दोष देने लगते हैं। मैंने कहा था ना, मना किया था, अब भुगतो। और माया वो और जोर से रोती है,
पराई चीज थी, मैं अपनी पड़ोसन को क्या मुंह दिखाऊंगी। उसका दुख भी सच्चा लगता है उस वक्त। पंडित जी तो और नमक छिड़कते हैं, कहते हैं मिल गया ना ज्ञानों का मजा, लो बात की बात में 600 रुपए पानी में गए। ये सिर्फ 600 रुपए का नुकसान नहीं है, ये पंडित जी की इज्जत का सवाल बन गया है। सही कहा। और यहीं पर वो जो माया का कौशल था, उसकी चाल थी, उसका असर दिखता है। पंडित जी जो पहले 600 रुपए देने को राजी नहीं थे, अब उन्हें लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक दबाव आ गया है। हाँ, उधार की चीज थी, उनकी पत्नी के गले से गई तो अब भरपाई तो करनी पड़ेगी। वो जो उनका ब्राह्मणत्व का गौरव है ना, वो उन्हें चुप नहीं बैठने देता। अब ये इच्छा का मामला नहीं रहा, अब ये इज्जत कर्तव्य का प्रश्न बन गया है। बिल्कुल। और इसके बाद पंडित बालाक्राम शास्त्री का जीवन पूरी तरह बदल जाता है अगले 5-6 महीनों में। हाँ, ये बदलाव देखने लायक है। वो पंडित जी जो आराम पसंद थे, जिनका ज्यादातर समय खाने और सोने में जाता था, अब वो जैसे कर्मठता के अवतार बन जाते हैं। आलस्य वो तो जैसे छूमंतर हो गया। दिन रात काम काम और काम, दोपहर में सोना बंद, रात को देर तक जागना। पाठशाला तो पढ़ाते ही थे, अब शाम को भागवत कथा भी करने लगे, रात में जन्मपत्री वर्षफल बनाने लगे, सुबह मंदिर में पाठ करने लगे। मतलब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक दिया, पूरी दिनचर्या ही बदल डाली। ये बदलाव क्यों आया? सवाल ये है, क्या सिर्फ वो खोई हुई इज्जत वापस पानी थी, या फिर कहीं अंदर ही अंदर पत्नी की इच्छा जो पूरी नहीं कर पाए थे, उसका अपराध बोध था जो अब कर्तव्य बनकर सामने आया? हो सकता है वो जो चोरी का नाटक था, उसने एक बाहरी दबाव बनाया, जिसने पंडित जी की जो अंदर की जड़ता थी उसे तोड़ दिया। लेकिन इस सब में वो खुद को निचोड़ रहे थे, शरीर पर असर दिखने लगा था। हाँ, कहानी बताती है कि वो दुबले हो गए, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं। और अब ये देखकर किसको चिंता हुई? माया को। उसी माया को जिसने ये सब शुरू किया था। अब उसे पछतावा होने लगा, चिंता होने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया, एक हार के पीछे अपने पति को किस हाल में पहुंचा दिया। उसका अपना ही कौशल, उसकी अपनी ही चाल अब उसे डराने लगी थी। ये भी माया के चरित्र का एक पहलू है। वो पूरी तरह बुरी नहीं है। हाँ, उसमें अपने पति के लिए प्यार भी है, चिंता भी है। रास्ता गलत चुना उसने, पर अब नतीजा देखकर वो खुद भी दुखी है। उसने शायद सोचा नहीं था कि इसकी कीमत पंडित जी को अपने चैन और सुकून से चुकानी पड़ेगी। ये होते हैं अनपेक्षित परिणाम। और फिर कहानी पहुंचती अपने क्लाइमैक्स पर। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। पंडित जी एक शाम घर आते हैं, थके हुए, चुपचाप, और एक पुड़िया माया की गोद में डाल देते हैं। माया खोलकर देखती है तो उसमें एक नया सोने का हार है, वैसा ही सुंदर, चमकता हुआ, शायद पहले वाले से भी अच्छा। आंखों में आंसू आ जाते हैं माया की, खुशी के शायद, लेकिन डर भी है साथ में। वो डरते डरते पूछती है, ये खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? वो जानना चाहती है कि क्या पंडित जी का गुस्सा शांत हुआ, क्या उन्होंने माफ किया। और तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, वो राज खुलता है। माया हिम्मत करके सच बता देती है, कहती है वो हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। सच के बाद पंडित जी जो कहते हैं वो इस कहानी का निचोड़ है। वो कौशल शब्द को एक नया गहरा मतलब देता है। वो गुस्सा नहीं करते, निराशा भी नहीं दिखाते, बस एक गहरी थकान, एक उदासी उनकी आवाज में होती है। वो कहते हैं तुमने मुझसे कौशल किया, चतुराई दिखाई, पर तुम्हें पता है तुम्हारे इस कौशल की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी? माया शायद सोचती है पैसों की बात कर रहे हैं, पूछती है क्या 600 रुपए से ज्यादा? लेकिन पंडित जी का जवाब पैसों के बारे में है ही नहीं। वो कहते हैं बहुत ऊपर, इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य का बलिदान करना पड़ा। आत्म स्वातंत्र्य, अपनी मर्जी से जीने की आजादी, अपने ढंग से रहने की स्वतंत्रता। उनका वो आलस, वो दोपहर की नींद, दुनिया की भागदौड़ से वो थोड़ी दूरी, वो सब उनका आत्म स्वातंत्र्य था। शायद वो परफेक्ट जीवन नहीं था, पर वो उनका अपना था। और माया के कौशल ने, उसकी चाल ने उनसे वो छीन लिया, उन्हें एक ऐसी जिंदगी में धकेल दिया जो उनके स्वभाव की विपरीत थी। तो यहाँ कौशल का मतलब सिर्फ माया की चालाकी नहीं है, ये एक ऐसी घटना बन गई जिसने एक इंसान के जीने का ढंग ही बदल दिया। और सवाल ये रह जाता है कि क्या ये बदलाव अच्छा था? हाँ, पंडित जी अब कमाते ज्यादा थे, समाज में शायद ज्यादा उपयोगी थे, पर क्या वो खुश थे? पता नहीं, कहानी ये जवाब नहीं देती। यही तो प्रेमचंद की खूबी है, वो सीधे जवाब नहीं देते। माया को हार मिल गया, इच्छा पूरी हो गई, पर क्या वो वाकई खुश है पति को इस हाल में देखकर, ये जानकर कि ये सब उसकी वजह से हुआ? और पंडित जी, उन्होंने सामाजिक इज्जत बचा ली, एक तरह की जड़ता से बाहर निकले, पर कीमत क्या चुकाई? अपनी निजी शांति, अपनी आजादी। क्या ये सौदा सही था?
कहानी हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ देती है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी इच्छा और उसे पूरा करने का एक टेढ़ा रास्ता किरदारों की जिंदगी और उनके रिश्तों पर कितना गहरा असर डाल सकता है। तो हमने देखा कि कौशल कहानी कैसे साधारण लोगों के जरिए मानवीय स्वभाव की उलझनों को सामने लाती है। इच्छा, आलस्य, सामाजिक दबाव, कर्तव्य, स्वतंत्रता। हाँ, और छल भी। माया का कौशल सिर्फ एक हार पाने की तरकीब नहीं था, वो एक चिंगारी बन गया जिसने पंडित जी के जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। अंत ऊपर से देखने में सुखद है, हार मिल गया। लेकिन एक कसक है, एक टीस है। बिल्कुल। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं और उसके नतीजे क्या हमेशा हमारे सोचे जैसे होते हैं। पंडित जी का उदाहरण ये भी दिखाता है कि बाहरी दबाव कभी-कभी हमें कर्मठ बना सकता है, लेकिन उसकी कीमत शायद हमारी अपनी खुशी या आजादी हो। यहाँ कौशल सिर्फ चतुराई नहीं, बल्कि हालात बदलने वाली एक ताकत है, जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। पंडित जी को जो ये नई कर्मठता मिली, जो उन पर थोपी गई थी, क्या उसमें भी उन्हें किसी तरह की संतुष्टि मिल सकती थी आगे चलकर? क्या वो आलस्य भरा जीवन बेहतर था, या ये व्यस्त उपयोगी जीवन, भले ही अपनी मर्जी से न चुना गया हो? या फिर अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर अपना आत्म स्वातंत्र खो देना ही सबसे बड़ा नुकसान था उनके लिए? ये कहानी हमें कर्म, उसकी प्रेरणा और जीवन में हमारे चुनावों की कीमत पर सोचने का एक बहुत अच्छा मौका देती है।